नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हमारी दूसरी क्लास हो रही है। इससे पहले हमारी एक क्लास और हुई है। वो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। और अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ में भी ज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, माने बैलेंस किया जाता है। अगर आपको कहीं पे रासायनिक अभिक्रिया की जगह पे रासायनिक समीकरण लिखा हुआ मिल जाए, रासायनिक समीकरण लिखा हुआ मिलो, चाहे रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ मिलो, आपको एक ही समझना है इस टॉपिक के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना। वैसे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, इनके बारे में हम लोगों ने इससे जस्ट पहले वाली क्लास हुई थी, उसमें हमने बात कर ली है। फिर भी यहाँ पे अगर आपको कोई बोले कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए या रासायनिक समीकरण को बैलेंस कीजिए, एक ही बात है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा, रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है। और इसके अलावा ये 1 नंबर या फिर 2 नंबर में भी आ सकता है ये। ठीक है ना। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो पूरा आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि किस प्रकार आपने इसको बैलेंस किया है। और अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट बैलेंस रिएक्शन आपको लिख देनी है। ठीक है, मैं दोनों ही बता देता हूँ आपको, और ध्यान से इसको समझ लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक नियम आपको याद रखना है। इससे पहले कि मैं इसको बैलेंस करना शुरू करूँ, आप एक नियम याद रखिए। उस नियम को हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा था, और उसका नाम है द्रव्यमान द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम क्या है उसको सुनो जरा थोड़ा सा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वैसे कक्षा 10 में तो आपको कोई इसके विषय में प्रश्न तो नहीं आएंगे, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में पता होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि किसी भी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यहाँ हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रासायनिक अभिक्रिया। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का यानी मास का ना तो निर्माण होता है, मास का या ना तो निर्माण होता है, और ना ही विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ऐसा ऐसा ही हमने कुछ देखा था, किसमें, डाल्टन के नियम में देखा था। आपको याद कराता हूँ, देखो। जब डाल्टन का नियम हम लोगों ने देखा था, तब हम लोगों ने क्या कहा था कि किसी भी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एटम्स का, एटम्स माने परमाणु, परमाणु का सेम टू सेम यही बात लिखी थी कि परमाणु का ना तो निर्माण होता है और ना ही परमाणु का क्या होता है, विनाश होता है। किसी भी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। अब इस नियम को हमें यहाँ पर अप्लाई करके देखना है। कैसे करेंगे कि भाई ये देखो, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इन परमाणुओं का ना तो निर्माण होगा और ना ही विनाश होगा। तो हमें क्या करना है अभी, अभी हमें ये करना है कि भाई परमाणुओं का ना तो निर्माण होता है ना विनाश होता है, तो क्या होता है फिर। तो फिर ये जो तीर हमने लगा रखा है, इसके इस तरफ परमाणुओं की संख्या और इस तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। अब देखिए दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या कैसे गिनेंगे, पहले इनको लिख लो है। एक तो यहाँ पे आयरन है, ठीक है, ये रहा आयरन, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और क्या है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर इस तरफ यही है तो दूसरी तरफ भी यही मिलेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब इनको गिनो। इधर आयरन की संख्या है 1, तो यहाँ पे लिख दो कि रिएक्टेंट की ओर आयरन की संख्या कितनी है, 1 है। दूसरी तरफ आयरन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो इसको लिख दो कि इधर आयरन की संख्या कितनी है, 3 है। दूसरा है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या मैं लिख देता हूँ 2 है। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, इधर लिख देता हूँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है। ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 4 है, तो लिख देता हूँ कि इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो मैंने पहला काम ये किया कि दोनों तरफ परमाणु की संख्याओं को गिन के मैंने लिख लिया कि इस तरफ परमाणु की संख्या कितनी है और इस तरफ परमाणु की संख्या कितनी है। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है अपने को, दूसरे स्टेप में करना ये है कि दूसरे स्टेप के अंदर हमें करना ये है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। दूसरे स्टेप में ये देखना है कि सबसे ज्यादा परमाणु किस में है। तो दूसरे में सबसे ज्यादा परमाणु तो इसके अंदर है, क्योंकि अंदर इसके अंदर को 3 और 4 7 परमाणु, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, इसके ये अकेला ही है। तो जिसके अंदर सबसे ज्यादा परमाणु है उसमें
उस परमाणु को संतुलित करेंगे जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या इसमें है, और इसमें भी सबसे ज्यादा परमाणु है ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन ढूंढो। ऑक्सीजन इस तरफ थे एक, और दूसरी तरफ कितने थे? चार। तो अब हमें उचित गुणक से गुणा करना है और इसको संतुलित करना है। और गुणा करने से पहले आपको एक चीज ध्यान ये रखनी है कि ये जो सूत्र यहाँ पे दिए हुए हैं इनमें कोई चेंज नहीं करना है। तो इसके चारों पहले से एक बॉक्स बना दो कि ये लो, इस बॉक्स के अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना है। जो भी करेंगे इस बॉक्स के बाहर ही करेंगे, ठीक है। ये विशेष तौर पे इसको याद रखना है। इन बक्सों के अंदर कोई भी परिवर्तन अपने को नहीं करना है, बस ये याद रखना है। क्योंकि अगर बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन कर दोगे तो सूत्र बदल जाएगा, और सूत्र बदल गया तो पदार्थ ही बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखो Fe3O4 है, तो ऐसे नहीं करना है H2O4, ऐसे करो तो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है? बाहर करना है, ठीक है। तो बाहर क्या करेंगे? देखो इधर ऑक्सीजन की संख्या एक और इधर है ऑक्सीजन की संख्या चार। तो इस एक को चार बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? चार से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, कर दिया मैंने चार से गुणा। अब चार से गुणा करने के बाद में क्या करना है? अगर मैं यहाँ चार से गुणा कर रहा हूँ तो ऊपर देखो यहाँ चार से गुणा करूँ, ये हो गया चार से गुणा, ठीक है। अब गिनो परमाणु की संख्या क्या बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए? चार हो गए, और इधर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या चार, बराबर हो गए दोनों। अब देखो, अगर इसके साथ गुणा हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो इसके साथ भी तो हो ही रहा है। तो अब पहले इधर हाइड्रोजन थे दो, अब हो गए चार दूनी आठ। तो अब हाइड्रोजन दो नहीं है, अब कितने हैं यहाँ पे? अब आठ हाइड्रोजन है, ठीक है। इधर हो गए आठ, इधर हो गए दो। तो इस आठ को या तो दो बनाओ या इस दो को आठ बनाओ। तो एक काम करते हैं, इस दो को कितने से गुणा कर दूं? इस दो को मैं चार से गुणा कर दूं तो आठ हो जाएंगे। तो ये कहाँ गुणा हो रहा है? यहाँ गुणा हो रहा है। फिर से देखो, ये चार दूनी आठ, इधर भी आठ और इधर भी आठ, दोनों तरफ आठ आठ हो गए। अब क्या बच गया? अपना हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, अपनी ऑक्सीजन बैलेंस है, बच गया कौन? आयरन बच गया। तो इधर तीन है और इधर एक है, तो कितने से गुणा कर दूं? तीन से गुणा कर दूं, तो ये भी हो गई तीन। अब देखो क्या सारे बराबर है? आयरन इधर तीन इधर तीन, हाइड्रोजन इधर आठ इधर आठ, इधर ऑक्सीजन चार इधर भी चार। ये तीन मैंने कहाँ गुणा किया? तीन मैंने आयरन से गुणा किया इस तरफ, तो यहाँ भी तीन से गुणा कर दो। अब ओवरऑल हमारी जो रिएक्शन है वो क्या बन गई? 3Fe+4H2O, और इससे बना हमारा Fe3O4+4H2, ठीक है ना। ये गलती से मैंने यहाँ पे टू लिखा हुआ है, ये फोर आता है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये जो ऊपर की ओर एरो लगा हुआ है इसका मतलब है कि गैस की फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखो तीन तीन आयरन बराबर है, चार दूनी आठ, चार दूनी आठ हाइड्रोजन बराबर है, ऑक्सीजन इधर है चार और इधर भी है चार। तो मतलब सारे के सारे हमारे परमाणु बराबर है। ऐसी रिएक्शन को, ऐसा जो समीकरण अब जो बन गया, इसको हम लोग कहेंगे कि यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसके अंदर और क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग? इसके अंदर हम लोग चेंज ये कर सकते हैं कि देखिए, अगर कोई ठोस द्रव गैस, ये चीजें हमें बतानी हो, जैसे मान लो ये आप यहाँ पे सॉलिड अवस्था में है, तो सॉलिड के लिए एस यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे। ये आप चीजें याद रख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर कोई ठोस है, ठीक है, ये हमने पहले लेक्चर में भी देखा हुआ है, ठोस के लिए सॉलिड का एस काम में लेंगे, द्रव के लिए लिक्विड का एल काम में लेंगे, गैस के लिए जी काम में लेंगे, और अगर जलीय है, जलीय का मतलब पानी में घुला हुआ, तो मतलब ए क्यू, अक्वस काम में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आयरन सॉलिड है, तो मैंने छोटा सा ब्रैकेट लगा के इसके आधार में एस लिख दिया, मतलब कि ये सॉलिड है ऐसे। ये लिक्विड फॉर्म में तो नहीं होता, ये गैस की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये अपना रस्ट है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये गैस। देखो गैस के लिए ऊपर की ओर तीर का निशान लगा सकते हैं, या फिर यहाँ ब्रैकेट में हम लोग गैस लिख सकते हैं। अगर तीर का मुंह ऊपर की ओर लगाया हुआ है इसका मतलब गैस है, और अगर तीर का मुंह नीचे की ओर लगा हुआ है तो मतलब पीपीटी। पीपीटी का मतलब अवक्षेप बन रहा है, अवक्षेपण अभिक्रिया आगे आएगी अभी। अवक्षेप जब बनता है तो हम लोग तीर का मुंह नीचे की ओर करते हैं, और गैस होती है तो तीर का मुंह ऊपर की ओर करते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई ताप या दाब या फिर उत्प्रेरक के बारे में कुछ बताना हो, उत्प्रेरक इसके बारे में बताना हो, तो इस तीर के ऊपर लिख के हम लोग बता देते हैं, ठीक है। फाइनली हमें क्या करना था? फाइनली हमें इनकी परमाणुओं की संख्या बराबर करनी थी, इनकी अवस्थाओं को बताना था, और जो परिस्थितियां थी ताप दाब वगैरह उसको यहाँ पे लिखना था, ठीक है।
ये होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अभी देखिए मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको, एक और उदाहरण लेते हैं। अभी इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण और बताता हूँ। वैसे तो ये हो गया पूरा अपना, है ना। देखो इसको हटाते हैं। जैसे H2 प्लस O2, और इससे हमारा क्या बनेगा, जल बनेगा, H2O बनेगा। सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन है, इसके अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो करो इसको बैलेंस। अगर मुझे इस ऑक्सीजन को 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस 2 को इसके अंदर तो कुछ कर नहीं करें, बाहर करेंगे। अगर 2 से गुणा कर दिया तो पूरे से ही हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, 2 दूनी, अब ये 2 की बजाय 4 हो गया। और ऑक्सीजन अपने पास कितने हो गए, 2, मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब इस 4 को या तो 2 बनाओ या फिर इस 2 को 4 बनाओ। तो इसको भी करो 2 से गुणा, बराबर हो जाएंगे। तो अब कितना हो गया, इधर भी 4 इधर भी 4। तो इसके लिए हमने कहाँ पे गुणा किया है, यहाँ पे गुणा किया है। तो ओवरऑल अपनी रिएक्शन क्या होगी, ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ H2O। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग किसी भी रासायनिक, ये जो हमने तरीका बताया है ये 1 नंबर वाला है, ऊपर बड़े वाला क्वेश्चन वाला है। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर उसको संतुलित करना हो तो इसका मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करनी है। और नियम कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प जरूर हुई होगी। और आगे भी यदि आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।